स्टूडेंट्स नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है बेटा, दो लंबी परिनालिका के मध्य अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक। ठीक है, जो अन्योन प्रेरण के अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। इससे पहले लेक्चर में हमने अन्योन प्रेरकत्व किसे कहते हैं, इसका परिभाषा और सूत्र और अन्योन प्रेरण की परिभाषा, इन सब के बारे में चर्चा किया था, पढ़ा था, समझा था चित्र के माध्यम से। तो उस वीडियो का लिंक या तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 2023-24 में भी जाकर देख सकते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि उसी से ये बना है। अगर आपको वो समझ में नहीं आया हो तो ये उसका अनुप्रयोग ये आपको कभी समझ में नहीं आएगा। और आपको पता है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चले हैं अपनी टॉपिक की ओर। तो ये सामने आपके एक चित्र बना है, ये डायग्राम है इसका। ये दो लंबी परिनालिकाएं बनी हुई हैं जिनके बीच क्या करना है, हमें अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक निकालना है। ठीक है, आपके पास दो परिनालिकाएं हैं। पहली परिनालिका को मान रहे हैं हम क्या, S1, और दूसरी परिनालिका को क्या मान के चल रहे हैं हम, S2। देखिए जो गाढ़े में बनी हुई है ये आपकी क्या है, एक पहली परिनालिका है S1 है, और जो ऐसी डॉटेड में डॉट डॉट में बनी हुई है ये क्या है, आपकी द्वितीयक परिनालिका है। ठीक है, वैसे तो आपको चित्र समझ में आ ही रहा होगा, फिर भी आप देख सकते हो कि जैसे मान लो हमने एक परिनालिका ऐसी बनती ना परिनालिका, तो ये क्या है आपकी, ये एक परिनालिका है। ठीक है ना, ऐसे बनाना है, ये एक परिनालिका है। अब आपको दूसरी को क्या करना है, ढकना है दूसरी परिनालिका को। तो आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से ऐसा स्टार्ट करोगे ऐसी, ठीक है, और यहाँ पे आप ऐसी ले जाओगे, ना 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 हाँ ऐसी, ठीक है ना। फिर इस प्रकार से आप ले जाओगे, फिर इस प्रकार से, और इस प्रकार से आप क्या करोगे, इसको कवर कर दोगे। अब ये पूरी कवर हो गई, एक दूसरे ढक गई कि नहीं ढक गई। तो आपको ऐसे ही क्या करना है, इन परिनालिका को बनाना है, ऐसे ही हमने बनाया है। ठीक है, अब इसको दूसरी को आपको डॉट डॉट में करना है, और आप चाहो तो एक को हाईलाइट करके एक को गाढ़ी लाइन से बना सकते हो, और एक को आप पतली लाइन से बना सकते हो, यदि आपको डॉटेड में ना बने तो। क्लियर है, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, हमने इसमें दो परिनालिकाएं ली हैं। पहली परिनालिका का नाम क्या लिया हमने, S1 लिया, और दूसरी परिनालिका का नाम क्या ले लिया हमने, S2 ले लिया। ये दोनों परिनालिकाएं एक दूसरे को क्या है, कवर्ड किए हुए हैं, एक दूसरे को ढके हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, हम पहले S1 पहले, अब दोनों परिनालिकाओं की लंबाई सेम है, क्योंकि देखो दोनों परिनालिकाएं एक दूसरे को ढके हुए हैं, तो कहने का मतलब है कि जितनी लंबी पहली परिनालिका होगी उतनी ही लंबी आपकी S2 होगी। तो हमने लंबाई क्या मान लिया इसकी, L। परिनालिका की लंबाई कितनी मान ली, S मान ली। अगर S1 परिनालिका में हम प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या की बात करें, तो S1 परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल N1 है। क्या है, स्मॉल N1 है। इसी प्रकार जो द्वितीय परिनालिका, दूसरी परिनालिका आपके पास S2 है, उसमें फेरों की संख्या क्या मान रहे हैं हम, प्रति एकांक लंबाई में N2 मान रहे हैं, ध्यान रखना है। और कुल फेरों की बात करें तो S1 में कुल फेरे हम कैपिटल N1 मान रहे हैं, और S2 में कुल फेरे क्या मान रहे हैं, कैपिटल N2 मान रहे हैं। और फेरे तो आप जानते हो कि फेरे क्या कहलाते हैं, यही फेरे होते हैं। देखिए, एक फेरा, दो फेरा, तीन फेरा, चार फेरा, ये क्या कहलाते हैं, आपके फेरे कहलाते हैं। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या की बात कर रहे हैं हम, ये क्या है आपके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, और ये टोटल लंबाई में फेरों की संख्या है, कुल फेरों की संख्या है। ठीक है ना, जो हमने N1 और N2 माने हुए। तो परिनालिका S1 व S2 की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्रमशः N1 व N2 मान रहे, और कुल फेरों की संख्या क्रमशः कैपिटल N1 व कैपिटल N2 मान के चल रहे हैं। इतनी बात सबको समझ में आना चाहिए, आगे ना सबको समझ में। अब देखिए होता क्या है, आगे की बात करें, परिनालिका S1 में हम धारा कौन सी प्रवाहित कर रहे हैं, I1। परिनालिका S1 में कौन सी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, I1। और परिनालिका S2 है, उसमें धारा कौन सी प्रवाहित कर रहे हैं हम, I2 कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखिए जब हम क्या करते हैं कि परिनालिका S1 में I1 धारा प्रवाहित करते हैं, तो आपको पता है कि जो द्वितीयक परिनालिका है S2 है, तो परिनालिका S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और जिसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण, किसके कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार
आप जस्ट उल्टा भी कह सकते हो। अगर हम परिनालिका S2 में अगर हम I2 धारा प्रवाहित करेंगे तो ध्यान रखना परिनालिका S1 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिसके कारण परिनालिका S1 में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। बात आपको याद रखनी है, S1 में धारा प्रवाहित करोगे तो S2 में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और S2 में यदि धारा प्रवाहित करोगे तो S1 में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। समझ में आ रही? तो दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि बराबर सेम परिनालिका है, एक दूसरे को ढके हुए हैं, बराबर लंबाई की है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? अच्छा, धारा हमने इसलिए सेम नहीं मानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि धारा हम पहली परिनालिका में कर रहे कि द्वितीय परिनालिका में? तो धारा को अलग अलग दिखाना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो पता चलेगा कि ये पहली परिनालिका की और ये क्या है, S2 की धारा है। फेरों की संख्या को भी हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि जी S1 के फेरे हैं और वो क्या है, S2 के फेरे। बाकी लंबाई सेम है, लंबाई को हमने बदला नहीं है, हम लंबाई भी तो L1 L2 कर सकते थे, लेकिन क्या ये आपको परिनालिका अलग अलग लंबाई की दिख रही का? नहीं, सेम परिनालिका है। जब एक दूसरे को ढके हुए हैं तो परिनालिका बराबर है, लंबाइयां बराबर है। तो इसकी लंबाई L1 है और उसकी लंबाई क्या है, सॉरी, इन दोनों की लंबाई क्या है, स्मॉल l है। ध्यान रखना है आपको। इतनी बात क्लियर हुई? तो एक बार फिर से सुन लीजिए, जब परिनालिका S1 में हम I धारा प्रवाहित करते हैं, सॉरी I1 धारा प्रवाहित करते हैं, तो द्वितीय परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो, द्वितीय परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है। इसी प्रकार आप लिखना चाहो तो S2 का लिख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, फिर भी आप सुन लीजिए कि इसी प्रकार जब S2 में हम I2 धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका S1 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिससे परिनालिका S1 में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं परिनालिका S1 के सापेक्ष परिनालिका S2 का अन्योन प्रेरण। क्या निकाल रहे हैं हम, S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन प्रेरण निकाल रहे हैं। समझ में आ रही ना? क्या कर रहे हैं हम, S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन प्रेरण निकाल रहे, जिसके सापेक्ष निकाल रहा है धारा उसी में प्रवाहित करोगे, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं हम धारा, हम उसी में प्रवाहित करेंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। क्या बोला हमने, हम जिसके सापेक्ष अन्योन प्रेरण निकालेंगे तो धारा आपको उसी में प्रवाहित करनी होगी। अगर हम लिखते कि परिनालिका S2 के सापेक्ष S1 का अन्योन प्रेरण, तो आपको S2 में धारा प्रवाहित करनी पड़ती। समझ में आ रही ना? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, परिनालिका S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन प्रेरण, इसलिए हम किस में प्रवाहित करेंगे धारा, S1 में। क्लियर है? अब ये बात, अब हम क्या करेंगे, पहले दोनों के लिए फेरों की संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। बीच में हम कहाँ निकालेंगे, ठीक है ना, बीच में फेरे कहाँ निकालेंगे, जरूरत पड़ती है फेरों की संख्या, पहले हम दोनों के क्या निकाल लेते हैं, फेरे निकाल लेते हैं। ठीक है ना? तो हम क्या निकालेंगे, S1 में परिनालिका लिखना है आपको, पूरी भाषा लिखना है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ना। S1 में कुल फेरों की संख्या, S1 में कुल फेरों की संख्या, तो S1 में कुल फेरों की संख्या क्या मानी थी हमने, कैपिटल N1 मानी थी। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल N1 बराबर, यहां से नहीं लिखते हम, नीचे से लिख रहे हैं, क्या करेंगे, कैपिटल N1 बराबर। तो आपको पता है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n1 है। क्या है, स्मॉल n1 है। किसकी बात कर रहे हैं हम, S1 की बात कर रहे हैं। S1 की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n1 है, इसलिए टोटल L लंबाई में तो n1 में L का क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। ठीक है, एकांक लंबाई में n1 तो L लंबाई में तो L का क्या करेंगे, उसमें गुना करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका n1 बराबर n1 इंटू कितना हो जाएगा, L। अब यहाँ से क्या करना है, n1 की वैल्यू निकालना है, स्मॉल n1 की, तो L को वहां पे पक्षांतर करें। अब यहाँ से n1 की क्यों निकाल रहे, क्योंकि उसमें n1 की ही जरूरत पड़ती है, स्मॉल n की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए तो n1 का निकालेंगे हम यहाँ पे, तो n1 बराबर क्या बनेगा, कैपिटल N1 और अपॉन कितना हो जाएगा, L। इसी प्रकार अगर हम परिनालिका S2 की बात करें, किसकी करें, परिनालिका S2 की, तो S2 में
कुल फेरों की संख्या, ठीक है ना। तो हम ज्यादा नहीं लिख रहे, वैसे ही लिखना है आपको, N2 बराबर इतना इतना, यही सब लिखना है। तो अगर हम S2 में निकालें तो S2 में N की जगह क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, कैपिटल N की जगह पे कैपिटल N2, N2 कितना हो जाएगा, अपॉन L हो जाएगा। N2 बराबर N2 अपॉन L। देखो जहां स्मॉल n बने वहां स्मॉल n2 कर दो, क्योंकि S2 के कारण निकाल रहे हैं हम, S2 में कुल फेरों की संख्या। इसी प्रकार जहां कैपिटल N बने तो वहां पे कैपिटल N2 कर दो, अपॉन L तो L है। तो इस प्रकार से आप परिणाल का S1 में और S2 में फेरों की संख्या को आप निकाल सकते हो। क्लियर है। जहां इनका मान रखेंगे वहां पे आप यहां से देख के रख सकते हो। अब आगे देखो क्या करना है। अब हमें आप एक बात बताओ कि जब हम क्या निकाल रहे, हम निकाल रहे परिणाल का S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन प्रेरण, तो हम किसमें धारा प्रवाहित करेंगे, S1 में। किसमें करेंगे हम, S1 में, अभी बताया था ना। अब बताइए कि जब हम S1 में धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र किसमें उत्पन्न होगा, बोलो। जब हम परिणाल का S1 में धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र किसमें उत्पन्न होगा, S1 में होगा कि नहीं होगा, हम पहले से पढ़ा रहे। ऑस्टेट ने हमें यही बताया था कि जब किसी चालक में आप धारा प्रवाहित करते हो तो चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र उसी में तो उत्पन्न होता है कि नहीं। तो आपने यदि धारा प्रवाहित S1 में करी तो S1 में ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना। और चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे कहते हैं, B से। कैसे करते हैं, B से। तो आप बताइए क्या लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, परिणाल का S1 के अंदर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता S1 के लिए B1 हो जाएगी और S2 के लिए क्या हो जाएगी, B2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम किससे संबंधित निकाल रहे हैं, परिणाल का S के अंदर निकाल रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसके अंदर निकाल रहे हैं, S1 के अंदर। तो S1 के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका, B1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, B1। अब B1 बराबर बताइए, परिनालिका के कारण या परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चैप्टर 4 में पढ़ा है, क्या होती है, क्या होती है, म्यू 0 एन आई, इतनी होती है। क्या होती है, म्यू 0 एन आई। लेकिन भैया चुंबकीय क्षेत्र किसमें उत्पन्न हुआ है, परिनाल का S1 में। अब यहां देखिएगा म्यू 0 क्या है, चुंबकशीलता है, एन क्या है, फेरों की संख्या, आई धारा है। तो आप बताइए ना हमें कि परिनाल का S1 के लाने हैं तो S1 में धारा क्या थी, I1। तो I में क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो। फेरों की संख्या क्या थी, स्मॉल n1। तो n में क्या जोड़ दो आप, 1 जोड़ दो। ओ सॉरी, म्यू में नहीं, n1 में। तो क्या बन गया, म्यू 0 n1 इंटू क्या हो गया, I1। बताइए इतने में कोई दिक्कत है। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। इसको समीकरण 1 दे दे, क्या इनको 1 दे दो, इनको क्या दे दे, समीकरण 2 दे दो, इनको क्या दे दे, समीकरण नंबर 3 दे दो। क्योंकि जरूरत पड़ेंगे ना, तो 1 से 2 से उठा के जहां से रखना होगा हम रख देंगे। इसको समीकरण कितना दे दिया, 3। चुंबकीय क्षेत्र निकल आया। अब हमें एक बात बताइए कि जब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, वो किससे होकर गुजरेंगी, परिनाल का S2 से होकर। किससे होकर गुजरेंगी, परिनाल का S2 से होकर। तो बताइए किसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, S2 के। किससे बद्ध, S2 से बद्ध, क्योंकि धारा आपने S1 में प्रवाहित की है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र S1 के अंदर उत्पन्न हुआ है। तो S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जस्ट अपोजिट, अभी पढ़ा था हमने अन्योन प्रेरण पिछली में। क्या कहा था, पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करो तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अन्योन प्रेरण अभी जस्ट अभी तो बताया था हमने, जस्ट कुछ मिनट एगो बताया था। तो आपको ध्यान रखना है। तो S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो हम चुंबकीय फ्लक्स किसका निकाल रहे हैं, S2 का निकाल रहे हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स को हम कैसे दर्शाते हैं, फाई से। कैसे दर्शाते, फाई से। फाई बराबर किस, हाँ रखा नहीं है अभी, अरे कोई बात नहीं, रखे नहीं रहे, ध्यान नहीं रहा, चलो देखो। तो अभी एक काम करो, आप इसको समीकरण ना दो, ठीक है, थोड़ा इसमें m का मान रख दो, ध्यान नहीं रहा m का मान रखने का। n का मान, n1 का क्या रखो, मान रखो समीकरण 1 से। देखो इधर कितना हो जाएगा, b1 बराबर म्यू 0 आपका जो का रहेगा, और n1 का मान क्या होगा, कैपिटल N1 अपॉन L, और इंटू कितना हो जाएगा, I1। ठीक है, रख गया मान। अब इसको दे दो समीकरण नंबर 3। हाँ ठीक है, इतना सा रह गया था।
अब देखिए आगे क्या करना है आपको, तो इससे H2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है। तो चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकालेंगे, 5 इक्वल टू, पता है क्या होता है, NBA, क्या होता है, NBA। अब देखो 1 to 1 2 कैसे लगाएंगे, H2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो N क्या है, कुल फेरों की संख्या, N क्या है, कुल फेरों की संख्या। यहां स्मॉल होता कि कैपिटल है, तो यहाँ पे होता कुल फेरों की संख्या होता, हाँ हाँ सही है, कैपिटल होता। तो कुल फेरे हम किसके लेंगे, द्वितीय परिनालिका के। क्यों, क्योंकि किससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाल रहा है, H2 से, इसलिए फेरे भी किसके लेंगे, H2 के। तो इसको क्या बोलेंगे हम, N2। क्या बोलेंगे, N2। अब B1 चुंबकीय क्षेत्र किसमें उत्पन्न हुआ था, S1 में, तभी तो H2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ था, मतलब परिवर्तन हुआ था, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र किसका लेंगे हम, S1 का, तो B1 आएगा, और एसओ आपका दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि परिनाल का सेम है तो क्षेत्रफल सेम रहेगा और लंबाई भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है। अब इसमें क्या करो, समीकरण 3 से उठा के B1 का मान रख दो। क्या रख दो, B1 का मान रख दो। तो मान रखेंगे तो 5 इक्वल टू कितना निकलेगा, देखो N2 तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, B1 का मान क्या है आपके पास, μ0 N1 I1 अपॉन कितना हो जाएगा, स्मॉल l, और इनटू कितना बन जाएगा, ए हो जाएगा। चलो तो 5 इक्वल टू, अब एक काम करो, ये μ0 को आप आगे लिख दो, फिर क्या है देखो इधर N1 N2 और I1, क्या करेंगे, N1 N2 I1 इंटू ए, और टोटल पूरे के बटे कितना आएगा, स्मॉल l आएगा। और कुछ हो रहा है इसमें, अब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे हम, 4 हो गया, समीकरण कितना हो गया, 4। अब हमारे पास निकल आया, अब क्या निकालेंगे हम, अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा से। क्या निकालेंगे, अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा से। अब ये ध्यान रखना है आपको कि अन्योन प्रेरकत्व आप किसका निकाल रहे हैं, 1 के सापेक्ष 2 का निकाल रहे हो। किसके निकाल रहे हैं, 1 के सापेक्ष 2 का। तो हम क्या लिखेंगे, देखो अन्योन, यहाँ पे लिखेंगे अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा से, आपको लिख लेना है। क्या लिखना है, अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा से। तो देखिए पहले हमने अन्योन प्रेरकत्व को m से दर्शाते, m लिख लिया, 1 के सापेक्ष 2 का निकाल किसका रहे, 2 का। तो 2 को पहले लिखो, किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, तो 1 को कहाँ लिखो, बाद में। ये क्रम आपको याद रखना है, वरना गलत हो जाएगा। 1 के सापेक्ष 2 का, जिसको निकाल रहा है उसको पहले, और जिसके सापेक्ष निकाल रहा है उसको बाद में। M21 बराबर, अब सूत्र तो आप जानते हो क्या होता है, 5e अपॉन आई, 5e अपॉन आई। लेकिन किसके सापेक्ष निकाल रहा है, 1 के सापेक्ष। धारा की में प्रवाहित करी थी आपने, 1 में की थी, इसलिए धारा किसकी आएगी, 1 की आएगी। आपने भैया पढ़ा है ना, प्राथमिक द्वितीय कुंडली थी, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाला था, अन्योन प्रेरण निकाला दोनों के बीच, तो धारा हमने किसकी ली थी, प्राथमिक कुंडली की, प्राइमरी कॉइल की ली थी कि नहीं ली थी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब क्या करो, समीकरण 4 से मान रख दो, तो ये बन जाएगा आपका M21 बराबर 5e का मान बताओ जरा कितना है, μ0 N1 N2 और कितना आएगा I1 इंटू ए आएगा, अपॉन L तो रहेगा, साथ में क्या आएगा I1, क्योंकि ये भी तो बटे में है, ठीक है। I1 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो भैया क्या बचेगा, M21 इक्वल जी आएगा आपका μ0 N1 N2 A अपॉन कितना आएगा, स्मॉल l आएगा। इसको समीकरण कितना दे दो, 5। इसी प्रकार सेम प्रोसेस, इसी प्रकार अब आप परिनालिका S2 के कारण, S2 के कारण S नहीं, S2 के सापेक्ष S1 का भी अन्योन प्रेरकत्व निकाल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या करोगे, S2 के सापेक्ष S1 का अन्योन प्रेरकत्व निकाल सकते हो। सेम कंडीशन, मान तो यही रहेंगे। धारा किस में प्रवाहित करोगे आप,
परिनल का H2 में, जब निकालना हो तब बोल रहे हैं हम। धारा किस में प्रोवाइड करोगे? H2 में। तो चुंबकीय क्षेत्र किस में उत्पन्न होगा? H2 में। तो B1 के स्थान पे क्या होगा फिर? B2 होगा। क्लियर है? यहां से अब B2 का आप मान, मतलब B2 में N2 आएगा तो N2 का मान रख के B2 का मान आप निकाल सकते हो, निकल जाएगा। अब बताओ कि जब B2 में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसके होगा? S1 के। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसके होगा? S1 के। तो उसके लिए क्या लगाओगे? फाई भी बराबर S1 का मान रखोगे, S1 के लिए रखोगे, रखोगे नहीं? और सब फिर निकालने के बाद बस फिर क्या करोगे आप? अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा वहीं का वहीं लगाओगे, ठीक है ना? तो जहां पे आप क्या लिख रहे हैं, आप M21 लिख रहे हैं, यहां क्या लिखोगे फिर? M12। क्यों? क्योंकि किसका निकाल रहे हैं? 1 का निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष? 2 के सापेक्ष। तो M12 लिखोगे, और M12 बराबर जब फाइनल आपका रिजल्ट आएगा तो बेटा फाइनल रिजल्ट यही आएगा कि म्यू 0 N1 N2 A अपॉन कितना निकल के आएगा? L। यही की यही निकल रहा है, कुछ अलग से नहीं निकल रहा, बस सिर्फ मान चेंज होते जाएंगे, एंड में रिजल्ट आपको यही मिलेगा। जिसको भरोसा ना हो वो निकाल के देख सकता है कि सर झूठ बोल रहे हैं कि सच। कुछ बच्चों को तो हमारी आधी बात झूठ लगती है, वो खुद निकाल लें, हम तो निकाले हैं ना। इसलिए हम भी कोई भी चीज अब पढ़ाते हैं तो खुद निकालते हैं उसको, हम खुद नहीं मानते बुक्स की लिखी, पहले निकाल के देखते हैं। अब समीकरण कितने से देखो? 5/6 से। समीकरण 5 व 6 से क्या मिल रहा है? राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट भी क्या होगी? यानी आपका M21 बराबर कितना निकलेगा? M12। समझ रहे? और हमने आपसे बोला क्या था पहले कि चाहे तुम इसमें निकालो चाहे उसमें, अन्योन प्रेरकत्व दोनों में बराबर निकलेगा, क्योंकि सेम लंबाई है, सेम क्षेत्रफल है और सेम एक दूसरे को क्या हुए हैं? ढके हुए हैं, तो बराबर निकलेगा कि नहीं? तो यही बोला था ना हमने। तो इस प्रकार से आपका क्लियर। अब अतः करके आप, अगर आपको फाइनल लिखना हो, क्या लिखना हो? फाइनल व्यंजक। फाइनल मतलब ये पूछा था ना कि दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक निगमित कीजिए, यही पूछा था। तो फाइनल व्यंजक को हम कैसे दर्शा देंगे? M से। फाइनल व्यंजक को कैसे दर्शाएंगे? M से। अब दोनों मान एक जैसे हैं, कोई भी लिख दो, ठीक है। अब सुनिएगा, अब आपको क्या करना है, साथ में एक काम और करना, अलग से नहीं करना है, कि म्यू 0 के स्थान पर साथ में आपको क्या लिखना है? म्यू लिखना है। क्या लिखना है? म्यू। मतलब अभी म्यू 0 क्या है? आपकी निरपेक्ष चुंबकशील आपेक्षिक चुंबकशीलता है। क्या है? आपेक्षिक चुंबकशीलता। लेकिन आपको चुंबकशीलता लेना है किसमें? किसी माध्यम में, किसी माध्यम में। तो म्यू 0 के स्थान पे आपको क्या लिखना है? म्यू लिखना है, ठीक है ना। और फिर क्या आएगा? N1 N2 और कितना आएगा? A, और अपॉन क्या आएगा आपका? L। इस प्रकार से आप फाइनल अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक निकाल सकते हो। समीकरण नंबर कितना हो गया? ये यही है, यही है भैया, दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य स्वप्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक यही है। बुक से मिला लो, नोट से मिला लो, आपके पास जो हो उससे मिला लो, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, यही मिलेगा आपको, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें? अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी निर्भरता को समझाइए, इसको प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए, अरे यार बड़ा सिंपल कारक है, बड़ा सिंपल। देखो ये माध्यम की चुंबकशीलता है, ऊपर है कि नीचे है? तो चुंबकशीलता अधिक होगी तो अन्योन्य प्रेरकत्व भी कैसा होगा? N1 क्या है भैया? N1 किसकी फेरों की? S1। तो अगर पहली परिनालिका में फेरों की संख्या अधिक होगी तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान भी क्या होगा? अधिक हो। तो आप पहले दूसरे मतलब N1 N2 दोनों को लेकर चलो, तो मतलब N1 क्या है? पहली परिनालिका में, और S2 क्या है? द्वितीय परिनालिका में। तो आप इकट्ठा लिख सकते हो कि दोनों परिनालिकाओं में कुल फेरों की संख्या अधिक होने पर अन्योन्य प्रेरकत्व का मान भी अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्या है? आपका क्षेत्रफल है। बताइए क्षेत्रफल ऊपर है कि नीचे? ऊपर है। अगर दोनों परिनालिकाओं का क्षेत्रफल अधिक होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नीचे का है भैया? लंबाई। नीचे है तो नीचे व्युत्क्रमानुपाती, ऊपर अनुक्रमानुपाती। अगर परिनालिका की लंबाई बढ़ेगी तो अन्योन्य प्रेरकत्व घटेगा, और अगर दोनों परिनालिकाओं की लंबाई कम होगी तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान क्या होगा? अधिक होगा। तो अन्योन्य प्रेरण अगर आपको अधिक चाहना है, अधिक चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लंबाई को कम करना पड़ेगा। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इसका नेक्स्ट वीडियो में दूसरा अनुप्रयोग।
यदि बेटा हमने तो खूब मेहनत की है अपनी तरफ से, अगर हमारी तरफ से कोई कमी रह गई हो तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी भूल को सुधारेंगे, क्योंकि हम कोई भगवान तो है नहीं, हम भी मनुष्य हैं। हम भी आपके साथ साथ सीख रहे हैं पढ़ाना। आप पढ़ना सीख रहे हैं एग्जाम के लिए, हम आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम पढ़ना सीख रहे हैं आपके साथ साथ। ठीक है ना? तो यदि हमसे गलती बनती है या कोई आपको डाउट होता है कहीं पे नहीं बनता है आपसे, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके कमेंट का वेट करते रहते हैं, बट आप लोग कमेंट नहीं करते, हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है? आपका कमेंट करने में क्या चला जाएगा? आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करके बता दीजिएगा, हम मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है? तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।